बच्चों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसका जो है अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय बहुत ही अच्छे तरीके से यानी बहुत ही मतलब वीडियो जो है उस पर व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, यानी कि बच्चे लोग जो है बहुत उसको पसंद भी किए हैं। तो इसलिए आप लोग का डिमांड था कि सर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लाइए, इसलिए जो है हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय डालने के 1 महीने 1.5 महीने बाद ये वीडियो मतलब लाए हैं, है ना। तो उसपे आप लोग अपना प्यार दिखाएँ पूरा अच्छा, यानी कि उसपे व्यू भी बहुत अच्छा खासा गया। और इस पे भी आप लोग वैसे ही कीजिए, मतलब अच्छे खासा व्यू लाइए। किस तरह से देखिए, उस वीडियो को आप लोग शेयर बहुत किए थे, इसको भी शेयर कीजिएगा। कमेंट भी आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे करते हैं, तो इसी तरह से आप हमारा जो है मनोबल बढ़ाते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न नियंत्रण और समन्वय का। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखे एवं ऑक्जिन के प्रभाव का वर्णन करें। पहले पादप आप समझते हैं, पादप हार्मोन मतलब समझ रहे हैं? पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में जो हार्मोन होता है ना, उसका मतलब मुख्य मुख्य जो हार्मोन है उसका हमको लिखना, उदाहरण लिखना है। और ऑक्जिन पेड़ में एक ऑक्जिन जो है हार्मोन पाया जाता है, उसके प्रभाव क्या होता है, पेड़ पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमको बतलाना है। क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अब उत्तर देखते हैं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि पादप देखिए यहाँ पे कि पादप हार्मोन एक पादप हार्मोन के उदाहरण देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। ऑक्जिन हो गया, और फिर देखिए इधर क्या हो गया, जिब्रेलिन हो गया। देखिए ऑक्जिन हो गया, फिर हो गया जिब्रेलिन हो गया, फिर साइटोकाइनिन हो गया, एबिसिसिक एसिड, एथिलीन। ये सभी जो है यानी पेड़ पौधा में, यानी कहने का मतलब पादप में जो है हार्मोन पाए जाते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो ये चारों में से, यानी कि ये 4-5 है ना, इसमें से कोई एक हार्मोन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पादप में जो है यानी पेड़ पौधा में जो हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है ना। और ऑक्सिन के बारे में हमसे पूछ रहा है, इसका वर्णन हमको कह रहा है करने के लिए। तो देखिए ऑक्सिन के प्रभाव, यानी कि ऑक्सिन के प्रभाव हमसे पूछ रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए कि पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाता है ना। अब जहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। अब जहाँ पे नहीं पड़ रहा तो वहाँ पे मतलब छाया वाले भाग पे क्या होता है, विसरित हो जाता है। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। कोशिका के दीर्घन के द्वारा ये जो ऑक्सिन होता है, ये तने की वृद्धि, तना यानी कहने का मतलब जिसको टहनी बोलते हैं ना, पेड़ में जो टहनी होता है ना, उसके वृद्धि में कौन सहायक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सिन होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पेड़ के वृद्धि में सहायक कौन होते हैं, पेड़ के तने के वृद्धि में सहायक कौन होते हैं। तो 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। तो आप बताइएगा कौन ऑक्सिन होता है ना। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए, यदि स्तंभ का शीर्ष मतलब ठीक ना, अगर कोई भी हो, पेड़ है ये, मान चलिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है। अब इसका जो शीर्ष काट दिया जाए, यानी यहाँ से काट के इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए क्या, कुछ नहीं, देखिए काट के हटा दिया जाए तो देखिए यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। अब काट देंगे ऊपर वाला ही हिस्सा तो वृद्धि का हो जाएगा, रुक जाएगा, और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है ना। आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि अगर ये पेड़ है, अगर ये सीधे जा रहा है ऐसे करके ये सभी, तो क्या कीजिए ना कि इसके ऊपर वाला को हटा दीजिए, इसको ऊपर वाला को हटा दीजिए। मान लो चलिए देखिए इसको देखिए मिटार देते हैं ना, इसको देखिए हम मिटार दिए यहाँ पे। अब इसको क्या किए, हटा दिए, है ना। तो जब हटा देंगे इसको, तो हटाने के बाद देखिए क्या होगा ना कि इसके जो है साइड साइड में इधर से फिर पत्ता उगने लगेगा, है ना। आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या, ये किसके कारण होता है, तो ऑक्सिन के कारण, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित यानी कि ये क्या होता है कि जिसका बीज नहीं होता, बीज रहित यानी कहने का मतलब बीज नहीं, तो जिसके वैसा फल होता है जिसमें बीज नहीं होता है, उसके लिए ये काम किया जाता है। जैसे मुनगा का पेड़, मुनगा का पेड़ देखिए ना, जो लंबा लंबा होता है, हरा हरा, गाँव में खाया जाता है उसको। मुनगा बोलते हैं, मुर्गा नहीं, मुनगा। ये हो गया। फिर जैसे गुलाब का फूल भी हो गया, है ना। गुलाब का जो पौधा होता है उसके कोई बीज नहीं होते, उसका टहनी ही काम किया जाता है ना। तो अगर वो सीधे बढ़ रहा है तो उसका ऊपर वाला हटा दीजिए, काट दीजिए, तो साइड साइड वो मतलब टहनी फेंकने लगेगा।
चलिए पहला आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पौधों में रासायनिक कैसे होता है ना, पौधों में रासायनिक कैसे होता है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि पौधों में जैविक, है ना, पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये पौधे देखिए, ये पौधे ये पौधे की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में, लघु मतलब हो गया लघु मतलब हो गया देखिए यहाँ पे ज़्यादा, ठीक ना, लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपचापचायी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके किसी क्षेत्र से दूर होता है ना, इनके जो संश्लेषण यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इसके स्थान के कुछ दूर में होता है ना, एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। पादप हार्मोन कहने का मतलब पेड़ पौधों में जो हार्मोन रहता है उसके तरह कार्य जो करता है उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा इसका उत्तर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, फिर अगर ज़्यादा डिटेल में जाने लगे तो देखिए एक ही दो ही क्वेश्चन में 6 मिनट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिन एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की भी योजना करें। तो आप लोग देखिए ऐसे लिखिएगा जिब्रेलिन के कार्य और उसका पॉइंट लिख लीजिएगा ये सभी। देखिए इसका हो जाता है, जिब्रेलिन का कार्य हो जाता है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं, है ना। फिर हो गया इनके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। फिर ये हो गया इसमें बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है, ये समझ गए। अब इसके साइटोकाइनिन वाला में भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि ये जीर्णता को रोकते हैं और पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते। पर्णहरित मतलब जो पेड़ जो पत्ता जो हरा हरा होता है ना उसको नष्ट नहीं होने देते हैं। अब देखिए इसका देखिए दूसरा हो जाएगा कि इससे पत्तियां अधिक हरी और ताज़ी बनी रहती है ना। फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पत्तियां हरी और ताज़ी किस हार्मोन के कारण बनी रहती है, तो आप लोग बताइएगा साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन के द्वारा जो है पत्तियां जो है ताज़ी और हरी बनी रहती है ना। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करना। न्यूरॉन के बारे में हमको सब कुछ बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है ना, संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव्य से ट्रेंड्राट्रस नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है ना, एक शाखा अधिक लंबी होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये देखिए पेड़ इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, कन्नी तो सब चारों तरफ से रहता है, लेकिन ये वाला जो एक है ऊपर जो जाता है वो सबसे लंबी होती है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखिएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो लंबी जाती है इसे एक्सॉन कहते हैं। तो पूछेगा कि पौधों में जो शाखाएं लंबी होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं, है ना। यह देखिए यहाँ पे यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। तो इसी तरह से आप लोग जो है इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक ना, इस तरह से, क्योंकि आप लोग जो है इसका उत्तर आप लोग को मिल गया। देखिए अच्छे से लिख के लाते ताकि आप लोग खुद समझ सकते हैं। समझ में आया ना, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां कितना क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं हम लोग पहले। इसमें क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कर, यानी कि जो हम लोग का जो मनुष्य का मतलब हम लोग का जो ब्रेन है, दिमाग है ना, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हमको बताना। तो इसका उत्तर ये इसका देखिए आंसर बहुत ही लंबा जाता है ना, बहुत ही लंबा। इसको शॉर्ट में लिख के लाए हैं तो आप लोग भी इसी तरह से शॉर्ट में ही लिख लीजिएगा। मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य अति मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है ना। शरीर का सबसे अगर अच्छा चीज़ बोलिए तो मस्तिष्क है। आँख से भी बढ़कर, नाक से भी बढ़कर और कान से भी बढ़कर मस्तिष्क है, क्योंकि अगर मस्तिष्क नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आँख नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे, कान नहीं रहेगा तो सुन नहीं पाएंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे। उसी तरह से अगर और क्या चीज़ हो गया, नाक नहीं रहेगा, हाँ सॉरी, नाक भी नहीं रहेगा तो नहीं रह पाएंगे है ना, बिना सांस लिए मर जाएंगे। अरे थोड़ा गलती हो गया। चलिए देखिए तो समझ गए, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है।
तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है ना। यानी शरीर में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहता है, तो मस्तिष्क का ही रहता है। मस्तिष्क खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा या क्रेनिया के अंदर सुरक्षित रहता है ना। जैसे आप लोग जो देखते हैं ना, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ब्रेन किसको बोलते हैं, जैसे ये मान के चलिए मनुष्य है ना, मनुष्य, तो मनुष्य का जो सामने वाला जो हिस्सा होता है ये दिमाग नहीं होता है, ये दिमाग नहीं होता है। मनुष्य का जो पीछे वाला जो भाग होता है ना, पीछे वाला यहाँ पे, पीछे में जो यहाँ पे जो भाग होता है ना, जो बाल पीछे जहाँ पे थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है ना, पीछे में मनुष्य का जो या दिमाग होता है वो पीछे होता है। लोग आगे बोलता है, आगे ये दिखावटी है ना। ये चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है ना। ये चारों तरफ से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, जिससे चोट भी लग जाता है ना थोड़ा बहुत, तो मनुष्य को उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए है जिसे मैग्नीज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है ना। देखिए बताया ना कि यह जो झिल्ली है, जो मैगजीन जो झिल्ली है, क्या करता है, बाहरी आघातों यानी कि बाहर से चोट उठ जब लग जाता है ना, तो दिमाग पे कुछ प्रभाव ना पड़े, इसलिए उस वो जो झिल्ली होता है वो मनुष्य के जो है ना मस्तिष्क, उसको क्या करता है, बजाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका देखिए देख लीजिए कि इसका औसत आयतन लगभग जो है 1950 ml तथा औसत भार जो है 150 मतलब 1.5 kg होता है। या तो लगभग में याद रखिएगा, जैसे इसका कहीं कहीं पे देखिए, कहीं कहीं पे मतलब 1.4 kg से लेकर 1.5 kg तक होता है ना, मतलब लगभग 1.5 kg। तो इसको याद रखिएगा कि कितना होता है, लगभग में यहाँ है, करीब लिखा हुआ है ना, ये नहीं बोला गया कि हाँ कितना बड़ा होता है, कितना एक कंफर्म नहीं लिखा गया, करीब में लिखा गया। तो 1.4 भी हो सकता है, 1.5 भी। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे, आगे वाला ये नहीं जो सामने दिखाई देता है, उसी में जहाँ पे मस्तिष्क रहता है ना, वहीं पे 3 तरह का मस्तिष्क पाया जाता है ना। तो वो हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का देखिए उत्तर यहाँ तक है, आप लोग इसको जो है लिख लीजिएगा, इसको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। छठा का ये उत्तर हो गया। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, एंड्रेनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो यहाँ से देखिए आप लोग भी लिखिएगा इसी तरह से, एंड्रेनल ग्रंथि यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एंड्रेनल एंड्रेनल मोडुला द्वारा निम्न स्रावित हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये वाला आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा, इसमें देखिए नारी एपिनेफ्रिन और फिर जनन ग्रंथि। मतलब आप लोग के लिए देखिए अच्छे से लिख के लाए हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बस इतना तक आप लोग लिख लीजिएगा, तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये 7वां का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दीर्घ उत्तरीय भी देख लिए। आप देखिए आप सोचते रहोगे समझाए क्यों नहीं, क्योंकि समझाएंगे तो 30 से 35 मिनट का वीडियो हो जाएगा, और इतना लंबा हो जाएगा तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो शॉर्ट वीडियो चाहते हैं कि बस हमको आंसर से मतलब है। कोई कोई जो बच्चे होते हैं कि खोजते हैं कि नहीं सर समझाइए, लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है ना, तो हमको किस दिशा में चलना चाहिए, जिस दिशा में हमको सपोर्ट मिलता है। तो हमको सपोर्ट मिलता है शॉर्ट वीडियो में, मतलब कम टाइम वाला। और आप लोग जो समझने वाले जो रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, वो समझ के निकल जाते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, है ना, ना कमेंट ही करते हैं। तो क्यों आप लोग के लिए हम ऐसा क्यों करें, है ना। इसलिए जो हमको सपोर्ट करते हैं हम उसी के लिए है, आपके लिए भी है। कोशिश किए समझावे के, जहाँ तक हो सकता था वहाँ पे किए वीडियो के टाइम देख के। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।